नमस्कार। हम आज एक और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देखा था। उसके बाद जो कि नॉन प्रिएम्प्टिव नेचर था, शॉर्टेस्ट जॉब देखा था। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मेरे कहने का मतलब है जो अगेन नॉन प्रिएम्प्टिव इन नेचर था। फिर हमने शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट देखा जो कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का प्रिएम्प्टिव वर्जन था। ठीक है। उसके बाद हमने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग देखा है। तो अभी तक चार हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखा है। आज पांचवा है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग प्रिएम्प्टिव और नॉन प्रिएम्प्टिव दोनों अलग अलग होता है, तो दोनों को हम आज एक ही वीडियो में दो क्वेश्चन के जरिए समझ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली हमारे पास देखे तो प्रिएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का है और ये आ चुका है गेट एग्जाम में। और जो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे उसे हम नॉन प्रिएम्प्टिव वे से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। ये ऑर्डर और ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि लोअर नंबर को हायर प्रायोरिटी मिल रहा है या क्या मिल रहा है। तो क्वेश्चन में वो मेंशन कर देंगे, जैसे कंसीडर द सेट ऑफ प्रोसेस विद अराइवल टाइम इन मिलीसेकंड, सीपीयू बर्स्ट टाइम इन मिलीसेकंड एंड प्रायोरिटी। अब जीरो इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी बोला है इस क्वेश्चन में। दैट मीन्स जीरो अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो ऑब्वियसली लोएस्ट प्रायोरिटी विल बी 4। तो ये बात ध्यान में रखना होगा। जरूरी नहीं है कि जीरो है तो छोटा नंबर है तो इसको लोएस्ट प्रायोरिटी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा, वहां से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है। तो ये देखेंगे हम कि जब तक हमारे पास हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है तो हम उसको एग्जीक्यूट करने को देखेंगे। ठीक है। लोअर प्रायोरिटी को प्रीएम्प्ट करना पड़े तो करेंगे, प्रोवाइडेड वो प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, जो कि इस बार है क्योंकि ये लास्ट लाइन में मेंशन कर दिया गया। द एवरेज वेटिंग टाइम इन मिलीसेकंड ऑफ ऑल द प्रोसेस यूजिंग प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूल। ठीक है। बाकी सब छोटी छोटी बात तो आप जानते ही होंगे, तीन चार एल्गोरिथम हमने देखा है। तो गैंट चार्ट पे आते हैं। देखो अराइवल टाइम हमेशा ही शुरुआत में इंपॉर्टेंट तो होता ही है, क्योंकि अगर कोई आया ही नहीं हो तो कहाँ का कंपटीशन। तो यहाँ पे देखे तो t इक्वल्स टू 0 पे केवल P1 आया हुआ है, तो कंपटीशन का तो यहाँ पे बात ही नहीं होता। तो t इक्वल्स टू 0 पे तो P1 चलेगा। और कब तक चलेगा? जब तक कोई कंपटीटर आ नहीं जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 पे नया प्रोसेस अराइव हो रहा है, तो 2 तक तो वो आराम से चल सकता है। दैट मीन्स भले ही उसका कुछ भी प्रायोरिटी हो फर्क नहीं पड़ता, तो 2 यूनिट तो चलेगा ही, तो 9 बच जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे। तो 2 यूनिट ये चला। अब देखो 2 यूनिट चलने के बाद जब t इक्वल्स टू 2 है तो P4 आया। अब P4 का जो प्रायोरिटी है 1 है। हमने बोला है कि 0 को हाईएस्ट प्रायोरिटी रख रहे हैं। ठीक है। लेकिन अभी 0 से तो कंपैरिजन है नहीं, कंपैरिजन है 2 और 4, 2 और 1 के बीच में। ठीक है। तो 2 और 1 में ध्यान रहे हायर नंबर मतलब लोअर प्रायोरिटी। तो हायर नंबर है P1 का, मतलब उसका प्रायोरिटी लोअर, या फिर अदर वे अराउंड इस क्वेश्चन के हिसाब से लोअर नंबर हायर प्रायोरिटी। दैट मींस P4 का हायर प्रायोरिटी है एज कंपेयर टू P1। तो बेचारा P1 को प्रीएम्प्ट तो होना ही पड़ेगा। किसके अगेंस्ट में? P4 के अगेंस्ट में। और P4 कब तक चल सकता है? देखो अभी P1 P4 में P1 का राज है। वो इस दोनों में अगर जहां तक कंपटीशन चलेगा तो P4 ही आगे रहेगा। अगर यही दो प्रोसेस होते तो P1 P4 कंप्लीट एग्जीक्यूशन में जाता। लेकिन अब t इक्वल्स टू 5 तक तो ये चल सकता है, क्योंकि अभी t इक्वल्स टू 5 तक यही दोनों प्रोसेस है हमारे पास। तो 5 तक इसको चलने दो। 5 तक ये चला, मतलब 3 यूनिट हमने इसको चलाया है। किसको? P4 को। तो 7 यूनिट्स इसका रिमेनिंग बस टाइम हो गया। ठीक है। अब 5 पे फिर से डिसीजन लिया जाएगा।
5 पे आ गया P2 जो कि है यहाँ का राजा। राजा इसीलिए क्योंकि इसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है, इसके आगे कोई नहीं है, न P1 न P3 न P4 न P5। तो ये जब तक है तब तक इसको एग्जीक्यूशन से कोई नहीं रोक सकता, इसको कोई प्रिएम्प्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है। दैट मीन्स ये पूरे बस टाइम तक सीपीयू में रह सकता है, जितना भी इसका काम है पूरा करके ये निकलेगा क्योंकि इसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है। ठीक है, तो P2 28 यूनिट ऑफ टाइम के लिए आराम से चलेगा। दैट मीन्स P2 28 प्लस 5 33 तक तो चलेगा ही, इसको कोई नहीं हटा सकता और वो अपना काम करके बाहर निकलेगा। इसके बाद अब 33 तक तो सभी आ चुके हैं। ठीक है, 33 तक तो 12 t इक्वल्स टू 12 पे ही सभी आ चुके हैं, तो 33 तक तो आ ही चुके होंगे। अब अमोंग P1 P3 P4 P5 देखो, P1 P3 P4 P5 कौन सा नंबर लोएस्ट है, क्योंकि लोएस्ट नंबर ही हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा। तो 2 3 1 4 ऑब्वियसली 4। ठीक है, तो P4 क्योंकि इसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है और इसका कोई कंपटीटर भी नहीं है, क्योंकि अब 1 से छोटा कोई नंबर नहीं है। दैट मीन्स इसका भी वही अब रोल होगा जो P2 ने किया, क्योंकि इससे हायर प्रायोरिटी का कोई नहीं है, इसीलिए पूरा बर्स्ट टाइम ये लेगा, कंप्लीट एग्जीक्यूशन तक जाएगा। दैट मीन्स 7 यूनिट्स ऑफ टाइम 40 तक ये कंप्लीट करेगा, क्योंकि इससे हायर प्रायोरिटी तो है ही नहीं। अच्छा, P1 पे आते हैं, P3 पे और P5 पे। 2 3 और 4 लोअर नंबर हायर प्रायोरिटी। दैट मीन्स P1 को अब पावर है कि वो पूरा 9 यूनिट्स ऑफ टाइम तक चले। तो P1 9 यूनिट ऑफ टाइम चला तो 49 तक वो खत्म होगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, P3 P5 में देखो लोअर नंबर हायर प्रायोरिटी। दैट मीन्स P3 2 यूनिट ऑफ बर्स्ट टाइम और P3 पहले बार ही आ रहा है ये, तो 2 यूनिट मतलब 51, ये भी खत्म हो गया। और एट द एंड P5 जिसका लोएस्ट प्रायोरिटी था तो वो अब आ रहा है पहली बार और 4 यूनिट्स ऑफ टाइम, दैट मीन्स 55 तक वो चलेगा। ठीक है, तो हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। यहां पे बस टाइम है 16 ना कि 4, तो 16 यूनिट ऑफ टाइम दैट मीन्स 67 तक चलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका गैंट चार्ट बनेगा। तो इसके हिसाब से हम, हालांकि हमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, डायरेक्ट वो कैलकुलेशन करने से अच्छा कैलकुलेशन को ब्रेक डाउन करते हैं, पहले कंप्लीशन टाइम देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कंप्लीशन टाइम के बाद टर्न अराउंड टाइम और देन वेटिंग टाइम। ठीक है, तो ब्रेक करके करेंगे तो आसानी होगा कैलकुलेशन में। तो ध्यान से अगर देखें तो कंप्लीशन टाइम प्रोसेस 1 की अगर बात की जाए तो प्रोसेस 1 कंप्लीट हुआ राइट हैंड साइड से, क्योंकि ये एक प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, तो राइट हैंड साइड से देखेंगे 49 पे ये कंप्लीट हुआ है। देन P2 की बात की जाए तो P2 राइट हैंड साइड से देखने पे 33 पे कंप्लीट हुआ है। देन हम देखेंगे P3 जो कि 51 पे कंप्लीट हुआ है। देन हम देखेंगे P4 जो कि 40 पे कंप्लीट हुआ है और P5 जो कि 67 पे कंप्लीट हुआ है। अब जब ये निकल गया तो हमारे लिए टर्न अराउंड टाइम निकालना आसान, क्योंकि हमारे पास कंप्लीशन टाइम आ गया। टर्न अराउंड टाइम सिंपल होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 49 माइनस 0 इज 49, 33 माइनस 5 इज 28, 51 माइनस 12, तो 51 माइनस 10 करो तो 41 माइनस 2 39, 40 में से 2 गया 38 और 67 में से
9 गया तो 58। ठीक है, वेटिंग टाइम सिंपली होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो आराम से 49 माइनस 11 इज 38। 28 में से 28 गया 0, 39 में से 2 गया 37, 38 में से 10 गया 28, 58 में से 16 गया तो 42। क्या पूछ रहा था? एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, 38, 30 30 60 और 15 75। ठीक है, और 20 95 और 8 103। ठीक है, 105 और 145 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 2 ज़ा 10, 4 5 5 9 ज़ा 45, 29 इन मिली सेकेंड इज आवर आंसर। तो आसान था, कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट से तो थोड़ा होशियार रहना ही होता है। हालांकि प्रायोरिटी ने उतना परेशान नहीं किया हमें, क्योंकि हमें पता था कि एक बार जो लोअर प्रायोरिटी आ गया उससे कोई कम नहीं है, तो फिर तो उसको पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट करना ही है। अब आते हैं, इसका डिफरेंट वर्जन है जो हमारे पास। हमने अभी प्रीएम्प्टिव देखा, ये नॉन प्रीएम्प्टिव वे से भी करके देखते हैं एक बार। ठीक है, डिफरेंट प्रॉब्लम है, तो इसको नॉन प्रीएम्प्टिव, ये और भी आसान दिखेगा आपको, क्योंकि इसमें तो फिर प्रीएम्प्ट भी नहीं कर सकते। ध्यान रहे कि इस बार जो हाईएस्ट नंबर गिवन है वो हाईएस्ट नंबर को ही गिवन है, दैट में हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात की जाए तो हाईएस्ट नंबर को गिवन है विच इज 12, तो ऑब्वियसली द लोएस्ट नंबर विल गेट द लोएस्ट प्रायोरिटी, दैट इज 2। तो आते हैं हम गैंट चार्ट प्रिपेयर करने पे। तो एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि 0 से 2 तक तो कोई है ही नहीं, तो 0 से 2 तक तो सीपीयू को रखना है आइडल। ठीक है, पहला प्रोसेस अराइव हो रहा है 2 पे और उसको कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा 4 तक, तो 4 तक तो उसका ही राज है। तो पी, और वो है कौन सा प्रोसेस? वो है P1, तो P1 4 तक तो चल ही सकता है। ठीक है, मतलब 2 यूनिट्स ऑफ टाइम, दैट मीन्स उसका जो बस टाइम है उसमें से 2 यूनिट घटा दो तो 2। अब 4 पे जो आया है, एक सेकेंड, यहाँ पे कभी कभी हो जाता है कि नंबर्स के साथ हम ध्यान नहीं दे पाते, गलत कॉलम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अराइवल टाइम देखना है, हमने गलती से प्रायोरिटी को देख लिया था। अराइवल टाइम 0, तो 0 पे तो P1 आ चुका है, और क्योंकि अगला अराइवल टाइम 1 है तो 1 तक उसको कोई परेशान नहीं करेगा, दैट मीन्स P1 1 यूनिट तो चल ही सकता है, तो इसको घटा के कर दो 3। अब देखो, अब t इक्वल्स टू 1 पे कौन आया है? P2 आया है, जिसका प्रायोरिटी उससे ज्यादा है, दैट मीन्स P1 को होना होगा प्रीएम्प्ट, और उसके जगह पे आ जाएगा कौन? P2। और P2 कब तक चल सकता है? 1 यूनिट ऑफ टाइम चलाते हैं पहले। ठीक है, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम चला तो 2 तक चला, तो एक उसका बस टाइम रिमेनिंग रह गया। अब एग्जैक्टली एट t इक्वल्स टू 2 एंट्री हुई है प्रोसेस 3 की, और उसका अगेन आप देख पा रहे होंगे कि जो उसका प्रायोरिटी है वो ज्यादा है 4 से, दैट इज 6। दैट मीन्स कि वो प्रोसेस P2 से जो ज्यादा ही उसका प्रायोरिटी है, तो P2 को फिर से जाना पड़ेगा, मतलब पहली बार ही जा रहे हैं लेकिन उससे बड़ा क्योंकि प्रायोरिटी वाला आ गया तो उसको हटना पड़ेगा, P3 आएगा। और P3 कितना देर चल सकता है? तो 1 यूनिट ऑफ टाइम तो चल ही सकता है आराम से, क्योंकि 3 पे नया प्रोसेस अराइव हो रहा है, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम इसको चलने दो, 2 बच गया। अब देखो, अभी t इक्वल्स टू 3 पे फिर से P4 आ गया, और अगेन उसका प्रायोरिटी जो है वो 10 है, तो उसके सामने तो कोई बोल ही नहीं सकता, तो P4 आ गया यहां पे। और कब तक? अब आगे देखेंगे कि उसका कम प्रायोरिटी वाला आ रहा है या ज्यादा प्रायोरिटी, लेकिन
कम से कम उसको 1 यूनिट तो चलने ही दो पहले, तो 4 यूनिट तक तो चला। फिर देखो एट टी इक्वल्स टू 4 P5 आ रहा है, लेकिन उसका जो प्रायोरिटी है वो कम है। दैट मीन्स अभी भी दिक्कत नहीं है P4 को चलने से। ठीक है, कब तक? t इक्वल्स टू 5 तक। तो चलने दो एक बार, 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए और चलने दो P4 को 5 तक। ठीक है, तो P4 लगातार चल पाया 2 यूनिट्स ऑफ टाइम, क्योंकि जो भी आया नया प्रोसेस उसका प्रायोरिटी उससे कम था। ठीक है, तो 2 यूनिट चला तो इसको काट के 3 कर देते हैं। अब देखो हम लोग है t इक्वल्स टू 5 पे, और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, मतलब जब ये आ गया। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखें तो ये तो नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है, तो हो गया गड़बड़। नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है, मतलब इसको जो प्रोसेस एक बार आ गया वो पूरा एग्जीक्यूट करके ही वापस जाएगा, तो गड़बड़ हो गया। अगेन स्टार्ट करते हैं। t इक्वल्स टू 0 पे P1 आया। ठीक है, क्लियर है? जब वो आया t इक्वल्स टू 0 अराइवल टाइम है, तो अपना पूरा काम करके ही जाएगा। दैट मीन्स 4 यूनिट तक वो काम करेगा। ठीक है, अब अगले प्रोसेस के लिए हम सोचेंगे कि अच्छा क्या है प्रायोरिटी। सबसे पहले तो अराइवल टाइम देख लो कि 4 तक आ कौन कौन गया, तो 4 तक P5 तक आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, अब अमॉन्ग P2 P3 P4 एंड P5 अब तुम चेक करो कि प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसका है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 10 वाला जो कि P4 का है, तो P4 भी अब पूरा चलेगा। दैट मीन्स पूरा चलने का मतलब 5 यूनिट टाइम 9 तक चलेगा। तो हमारा P1 कंप्लीट हो गया, P4 कंप्लीट हो गया। अब टाइम हो चुका है 9, तो 9 तक तो अब सब आ चुके हैं, 9 तक सभी आ चुके हैं। ठीक है, तो अब P2 P3 P5 P6 P7 में देखो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है। ऑब्वियसली P6 का, विच इज 12, तो P6 भी पूरा चलेगा। यही तो फायदा है नॉन प्रीएम्प्टिव का, जो आया वो पूरा चलेगा। ठीक है, तो P6 को पूरा चलने का मतलब उसका बर्स्ट टाइम 4 है, तो 13 तक चलेगा। P6 भी खत्म। अब P2 P3, इसको हटा देते, कंफ्यूजन दे रहा है। P2 P3 P5 और P7 में, P2 P3 P5 P7, क्योंकि यही बचे। अराइवल तो अब सबका हो चुका है, तो इनमें देखते हैं 4 6 8 और 9। दैट मीन्स 9 वाला, दैट इज P7, 6 यूनिट ऑफ टाइम चलेगा, क्योंकि वही उसका बर्स्ट टाइम है, 19 तक चलेगा। चलो P7 भी खत्म हो गया। अब जो जंग जारी है वो P2 P3 और P5 में है। 4 6 और 8 प्रायोरिटी, तो हाईएस्ट नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी इस क्वेश्चन का नियम है। तो P5 उसका बर्स्ट टाइम केवल 1, तो 20 तक वो चलेगा। ये भी खत्म। अब P2 P3 में देखो बर्स्ट टाइम सॉरी प्रायोरिटी ज्यादा है P3 का, तो वो चलेगा। उसको 3 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, तो 23 तक चलेगा। और एट द एंड तो फिर बच गया P2 ही, जिसको 2 यूनिट्स ऑफ टाइम चाहिए, तो 25 तक वो चलेगा। ठीक है, यही कुछ कहानी था। एक बार फिर से अगर देखना चाहे, t इक्वल्स टू 0 पे केवल P1 था हमारे पास। ठीक है, रेडी क्यू में, तो P1 आया और P1 चला, क्योंकि इसको 4 यूनिट्स ऑफ सीपीयू टाइम चाहिए था, 4 यूनिट तक चला। जब t इक्वल्स टू 4 पे देखा तो केवल P1 और P2 आए हुए थे, तो उनमें हायर प्रायोरिटी P2 का था। t इक्वल्स टू 4, हाँ t इक्वल्स टू 4 तक तो ये सभी आ चुके थे। P2 P3 P4 और P5, इनमें हाईएस्ट प्रायोरिटी P4 का था, तो उसको पूरा चला दिया। ठीक है, फिर t इक्वल्स टू 9 तक
अब सब आ चुके थे, तो जो रिमेनिंग हुआ उसको हम लोग पूरा चलाते गए और 25 तक सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए। ठीक है, कंप्लीशन टाइम देखे तो P1 कंप्लीट किया, अब एक ही है क्योंकि ये नॉन प्रिएम्प्टिव वर्जन देख रहे हैं हम लोग, तो P1 ने कंप्लीट किया है 4 पे, P2 ने कंप्लीट किया है 25 पे, P3 ने 23 पे, P4 ने 9 पे, P5 20, P6 13 पे और P7 19 पे। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम देखें तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 4 minus 0 is 4, then 24, then 21, 6, 16, 13 minus 5 is 8, 19 minus 6 is 13। वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 4 minus 4 0, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 13 minus 6 is 7। ठीक है, तो याद रहना सबसे पहले तो देखना होता है कि प्रीएम्प्टिव वर्जन है नॉन प्रीएम्प्टिव। दूसरा चीज चेक करना होता है कि नंबर्स को कैसे प्रायोरिटी दिए, क्या छोटे नंबर को छोटा प्रायोरिटी गिवन है या फिर अपोजिट काम चल रहा है, वो देखना होता है। उसके बाद तो गैंट चार्ट लगाना होता है। अगर ध्यान रहे, अगर प्रीएम्प्टिव है तो थोड़ा और समझदारी से काम लेना होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव है तब तो और भी समस्या कम हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। 2 ही क्वेश्चन काफी था मेरे हिसाब से प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।